हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर यह स्टोरी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सॉरी, मैं थोड़ी लेट स्टोरी लेकर आई हूँ क्योंकि आप लोग जानते हो कि दिवाली आने वाली है और उसमें बहुत सारे काम होते हैं। उसके लिए सॉरी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रूहान ने मन्नत को डिनर करा दिया था, लेकिन उसे ये बताने की हिम्मत नहीं की कि ऐसा करने के लिए अभय ने कहा था। हाँ, वो जाने से पहले उसे अपने प्लान को अंजाम देने के लिए मोटिवेट करना नहीं भूला। उसके जाने के बाद मन्नत काफ़ी देर तक रूम में टहलते हुए अभय का इंतज़ार करती रही। ये भी कितने भुक्कड़ हैं, अभी तक डिनर कर रहे हैं, जल्दी नहीं आ सकते बुद्धू। उन्हें पता नहीं मैं उनका वेट कर रही हूँ। खिड़की के पास खड़ी वो स्याह आसमान को देखते हुए शिकायत कर रही थी। आसमान से होते हुए उसकी नज़र ज़मीन पर जैसे ही पड़ी वो चौंक गई। एकदम से उसे यकीन नहीं हुआ तो उसने अपनी आंखें मसल कर फिर देखा। अब उसे यकीन आया वो अभय ही था जो नीचे स्विमिंग एरिया में स्विमिंग कर रहा था। ये देखने ही देरी बस मन्नत जल्दी से रूम से भाग गई। इस बार वो सच में स्लीपर्स पहनना भूल गई थी। मॉन्स्टरी सर्वेंट क्वार्टर में जा चुके थे, इसलिए किसी ने उसे न देखा न रोका। वो जैसे ही बंगलों से बाहर आई ठंड से कांप गई। बाहर बेहद सर्द हवाएं चल रही थी। अब जाकर उसे एहसास हुआ तो उसने अपने पैरों को देखा जो बुरी तरह से लाल पड़ गए थे। मैम, आपको इस वक्त बाहर नहीं होना चाहिए, वहीं खड़ा एक गार्ड पोलाइटली बोला। वो एवी मन्नत पूल साइड की और इंगली इससे इशारा कर उस ओर भागते हुए जाने लगी। वो गार्ड भी उसके पीछे जाने को हुआ। उसी वक्त एक दूसरा गार्ड उसे रोकते हुए बोला, प्रेसिडेंट पूल साइड पर है। पूल एरिया पर पहुंचने तक वो बुरी तरह से हाँफने लगी। अब वो धीरे धीरे ठंडे फर्श पर चलते हुए पूल के करीब आने जा रही थी। कुछ पल पानी में रहने के बाद अभय ने अपना सर बाहर निकाला, फिर अपने माथे पर बिखर चुके बालों को दोनों हाथों से पीछा कर दूसरी ओर घुमा। तभी उसकी नज़र मन्नत पर पड़ी जो छोटे छोटे कदम लेते हुए पूल के करीब आ रही थी। तो मुझे हर्ट करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। मन्नत के नंगे पैरों को घूरते हुए वो मन ही मन गुस्सा महसूस करने लगा। बाहर से उसकी बॉडी कितनी ठंडी थी, अंदर से उतनी ही एहसासों के आग से वो सुलगने लगा। उसको पैरों से नज़रें हटाकर वो वापस पानी के अंदर चला गया। मन्नत वहीं पूल के किनारे बैठ गई। उसे इतनी ज़ोर से सर्दी लग रही थी कि उसके दांत किटकिटा रहे थे, लेकिन फिर भी वो बिना कुछ कहे किनारे पर बैठ गई। अभय 3 बार पानी से बाहर आया। उसका ध्यान बार बार मन्नत पर था। वो उसका कांपना महसूस कर रहा था। उसकी इस हरकत पर अभय का खून गुस्से से उबलने लगा। उस जगह एकदम खामोशी थी। बस हवाओं की सरसराहट और पानी की छपाक की आवाज़ के बीच दोनों का दिल जल रहा था। कुछ सोचकर मन्नत ने धीरे से अपने पैर पानी में डाल दिया। बर्फ़ से ठंडे पानी का एहसास जैसे ही उसकी हड्डियों में घुस रहा था। अब अभय के बर्दाश्त की भी हद थी। उसने पूल का किनारा पकड़ा और एक जंप के साथ ऊपर आ गया। मन्नत कुछ कहती करती तब तक वो अभय की गोद में थी। तुम्हें इतना ही शौक चढ़ा है रात में स्विमिंग करना है तो ठीक है, मैं अभी तुम्हारी ये पूरी विश पूरी कर देता हूँ। बोलते हुए उसने अपना हाथ थोड़ा ढीला छोड़ा। मन्नत चीख उठी। उसे लगा अभय सच में उसे पूल में फेंक देगा। डर क्यों रही हो? तुम्हें ही तो इतनी ठंड में ठंडे पानी में स्विमिंग करने का शौक चढ़ा था ना, तभी तो तुम यहाँ आई, वो भी ऐसे बिना स्लीपर्स के। तभी तो तुम इस पानी में पैर डालकर बैठी थी। अभय का लहजा उन हवाओं से भी सर्द और ठंडा था। नहीं एबी, प्लीज़ मुझे इसमें मत फेंकना, ये बहुत ठंडा है, मन्नत कांपते हुए बोली। अभय की भीगी बॉडी से उसके कपड़े भी भीग गए थे, जिससे उसे और ज़्यादा ठंड लगने लगी। तुम यहाँ क्यों आई? अभय उसे ऐसे ही उठाए जाने के लिए मुड़ गया। मन्नत कांपते हुए बोली, क्योंकि आप यहाँ थे, मैं जहाँ जाऊँगा तुम भी जाओगी। वो सामने की ओर देखते हुए आगे बढ़ रहा था। हाँ, आप जहाँ जाएंगे मैं भी वहाँ आ जाऊँगी, क्योंकि आपके बिना मुझे अच्छा नहीं लगता। आछू, उसकी छींक आ गई।
उसके बाद वो कई बार छींकती रही। जब उसका छींकना रुका तो उसकी नज़र अभय के चेहरे पर पड़ी, जो उसे गुस्से से घूर रहा था। बार बार छींकने से लाल हो चुकी अपनी छोटी सी नाक को सहलाते हुए उसने धीरे से कहा, एबी, मुझे शायद कोल्ड हो गया है, क्या अब मैं आइसक्रीम नहीं खा पाऊंगी? उसने फिक्र से पूछा। उसका जवाब सुन वो आंखें बड़ी करते हुए बोली, और कोल्ड कॉफ़ी भी नहीं पी पाऊंगी? बिल्कुल नहीं, अभय ने उसी अंदाज में फिर से जवाब दिया। अपने ही सवाल का जवाब में अभय उसे लेकर रूम में आया और बेड पर बैठा दिया। एबी, मैं कब तक ठीक होऊंगी? आछू। अभय बगैर कोई जवाब दिए बाथरूम में चला गया। जब वो बाहर आया तो उसके हाथ में एक गीला टॉवल था। एबी, आप इससे मुझे मारेंगे? मुंह बंद रखो। अभय नीचे उसके पैरों के पास बैठकर उस गर्म पानी में भिगोई टॉवल से उसके पैरों को पोंछने लगा। इससे मन्नत को बेहद रिलैक्स फील हुआ। अब जाकर जैसे उसने अपने पैर महसूस की। टॉवल साइड में रखकर अभय ने उसे ज़बरदस्ती बिस्तर पर लिटाया। इस दौरान उसका मुंह एक पल के लिए भी बंद नहीं हुआ था। अभय ने उसे पूरी तरह से ब्लैंकेट से लपेट दिया। एबी, मैं डोरेमोन की तरह लग रही हूँ ना? लेकिन मेरे डोरेमोन तो आप हो, क्योंकि आप मेरी सारी विश पूरी करते हो। इस वक्त अभय के हाथ में एक दूसरा ब्लैंकेट था। उसे वो भी अच्छे से मन्नत पर डालते हुए रूडली बोला, अगर तुमने अपना ये छोटा सा मुंह बंद नहीं किया तो ये डोरेमोन तुम्हारी स्विमिंग पूल में नहाने वाली विश अभी पूरी कर देगा। उसकी बात समझकर मन्नत जल्दी से ब्लैंकेट से अंदर अपना मुंह घुसाते हुए बोली, आप तो बुरे वाले डोरेमोन हो। एक ही मिनट गुजरा था कि वो फिर से अपना चेहरा ब्लैंकेट से निकालते हुए क्यूटली बोली, एबी, आज आप बैल्कनी में मत जाना, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? अभय बेड के करीब उसके सिरहाने पर खड़ा उसे घूर रहा था। ओफो, आपको इतना भी पता नहीं? एबी, मेरे पैर में सर्दी लग रही है, इसलिए मैं कल की तरह वहाँ खड़ी नहीं हो पाऊंगी। उसने बैल्कनी के ग्लास डोर की ओर इशारा किया जहाँ कल वो खड़ी थी। ऐसा करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं। नाउ स्लीप। सुबह। एबी, मुझे भी जाना है मतलब जाना है। मन्नत अभय के आगे पीछे चलते हुए उसे मना रही थी कि वो उसे भी ले चले। आज ऑफिस तुम नहीं जा सकती। अभय ने साफ इनकार कर दिया। फिर अपना बैग उठाकर रूम से बाहर जाने लगा। क्यों नहीं जा सकती? मन्नत ने अपने पैरों को पटकते हुए पूछा। क्योंकि तुम मुझे परेशान करती हो। अभय पीछे पलटते हुए बोला। उसकी बात सुन मन्नत आंखें बड़ी करते हुए बोली, क्या सच में आपको परेशान करती हूँ? हाँ लिटिल रोज, सच में तुम मुझे परेशान करती हो। बस सुन लिया? नाउ गिव मी ए स्पेस। उसने मन्नत को सामने से हटने का इशारा किया, जो उसका रास्ता रोककर खड़ी थी। उसकी ये बात सुनकर मन्नत का दिल जैसे टूट गया। वो सुबकते हुए चिल्लाकर बोली, हाँ तो मुझे भी नहीं जाना आपके गंदे से ऑफिस में। मैं यही तो चाहता था तुम ना जाओ। मन्नत ने उसका रास्ता छोड़ा तो अभय उसके नज़दीक से गुजर गया। और अब बस, अब मैं आपको नहीं मनाऊंगी। कितने बुरे हैं आप। अब मैं भी आपसे बात नहीं करूंगी, देख लेना आप। वो अभय की पीठ को उंगली दिखाते हुए चिल्लाई, गुड फॉर यू बोलकर वो वहाँ से चला गया। उस वक्त तो मन्नत ने कह दिया कि अब उसे नहीं मनाएगी, लेकिन कुछ वक्त बाद वो रूहान के सामने रो रही थी। उसने कुछ कहना चाहा तो मन्नत उसे पिल्लू से मारते हुए बोली, बुद्धू रूहान, तुमने तो कहा था एबी मुझे डांटेंगे। उन्होंने कहाँ डांटा मुझे? झूठे हो तुम। शीश, प्लीज़ स्टॉप। उसकी मारने से बचने के लिए रूहान के हाथ आगे कर दिए। उसकी मार से बचने के लिए रूहान ने हाथ आगे कर दिए। आखिरकार एक तरफा लड़ाई दोनों तरफा हो गई। मुकाबला बराबरी का था। मन्नत भी अपनी प्रॉब्लम भूलकर हंसते हुए उसे पिल्लों से मारने लगी। स्नेकी ने उसी अंदाज से फन हिलाया जैसे कह रहा हो, बेवकूफ़ है दोनों। जब दोनों थक कर चुके थे तो वो बुरी तरीके से हाँफ रहे थे। मन्नत जो मस्ती में भूल चुकी थी वो परेशान थी। उसे फिर याद आया। उसने एक बार फिर रोना स्टार्ट कर दिया। आहा रूहान, ये भी मुझसे बात कब करेंगे? रूहान बेचारा अपने प्लान फेल होने पर खुद बेबस महसूस कर रहा था। वो भी रोते हुए अपने बालों को खींचने लगा। हाँ सिस, तो कब बात करेंगे आपसे?
दोनों भाई बहनों ने रोते हुए एक दूसरे को देखा, फिर एक दूसरे को हक करते हुए बोले, ये भी बहुत बुरे हैं, ब्रदर इन लॉ बहुत बुरे हैं। उन दोनों की नौटंकी देख कमरे की सफाई कर रही सर्वेंट हंसने लगी। मन्नत ने उनकी हंसी सुनी तो उसे घूरते हुए बोली, हम यहाँ सैड हैं और आप हंस रही हैं। वो सकपकाते हुए बोली, सॉरी मैम। शाम के वक्त रूहान और मन्नत मिलकर फिर एक नई कांड की प्लानिंग कर रहे थे। इस वक्त दोनों मिलकर मास्टर बेडरूम में थे, जो कि मन्नत और अभय का था। उसे फूलों और बैलून से सजा रहे थे। सर्वेंट बस रूम के बाहर खड़े देख सकते थे, क्योंकि मन्नत ने उन्हें कहा था कि वो सब खुद करेंगे। मन्नत की बात तो उन्हें माननी ही थी। वो बस बाहर खड़े इस फिक्र में खड़े थे कि मन्नत को इन सब से कोई चोट ना आए। मन्नत बलून में हवा भर रही थी, तभी बलून ब्लास्ट हो गया। मैम, आर यू ओके? सारे सर्वेंट घबरा गए। मन्नत, जो पहले थोड़ा चमक गई थी, अचानक वो हंसते हुए बोली, वाह, इसमें कितना मज़ा आया। बोलकर उसने ज़मीन पर पड़े बलून को उठाया, फिर उसे फोड़कर हंसने लगी। मन्नत को ठीक देख सर्वेंट ने चैन की सांस ली। सिस, ऐसे मत कीजिए। रूहान उसकी ओर बढ़ा, तभी उसके पैर के नीचे एक और बलून आया, जिसे वो फिसल कर गिर पड़ा। वो जितने भी बलून पर गिरा वो तेज आवाज़ के साथ ब्लास्ट हो गया। उसकी हालत पर मन्नत जोर जोर से हंसने लगी। कुछ ही देर में दोनों ने अपने सारे फुलाए बलून्स खेल खेल में फोड़ डाले। अब दोनों के हाथ में एक एक आखिरी बलून बचा था। दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर उस बलून को शैतानी नज़रों से। रूहान ने अपना बलून फोड़ दिया। अब मन्नत की बारी थी। क्या हो रहा है यहाँ? अभय सख्ती से कहता हुआ अंदर आया। उसे देखते ही सर्वेंट जल्दी से 9-2-11 हो गए। रूम में आते ही उसने अपने रूम का बिखरा सा हाल देखा। फूटे बलून से ज़मीन पर बिखरे थे। हमेशा जो रूम रोज़ फ्रेगरेंस से महकता था, आज वहाँ हैलोवीन गैस की बदबू फैली हुई थी। ये क्या हाल बना रखा है तुमने रूम का? अभय मन्नत को डांटते हुए बोला। अब जाकर मन्नत को ख्याल आया कि वो तो अभय के लिए सरप्राइज प्लान कर रही थी। एक नज़र उसने पूरे रूम में डाली। उसका सरप्राइज अब कबाड़ बन चुका था, जो उसने खुद बनाया था। फिर उसने अपने हाथ में पकड़े उस आखिरी जिंदा बचे बलून को देखा। वो उसे अभय की ओर बढ़ाते हुए धीरे से बोली, सरप्राइज एबी। अभय उसके हाथ में पकड़े लाल रंग के बलून को घूरते हुए बोला, ये क्या है? एबी, ये बलून है। वो तो मुझे भी दिख रहा है ये बलून है, लेकिन ये यहाँ क्यों है? और पूरे रूम में क्या कचरा फैला रखा है तुमने? एबी, ये सब कचरा नहीं है, ये भी बलून ही है, लेकिन मैंने और रूहान ने इन सब का मर्डर कर दिया है ना रूहान? उसने साइड में देखा। रूहान उसे धोखा देकर भाग निकला था। अभय मन्नत की ओर बढ़ने लगा। मन्नत अपने कदम पीछे लेते हुए हकलाते हुए बोली, अभय, ये मेरा हार्ट आप रख लीजिए। उसने अपने हाथ में पकड़ा वो आखिरी बलून उसकी ओर बढ़ा दिया। कदम पीछे लेते हुए वो बेड से टकराकर बेड पर बैठ गई। अभय ने उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाया। उसे लगा अभय उसे मारेगा। ये सोचकर उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसे अब अभय की उंगलियों अपने बालों के बीच फील हो रही थी। कुछ ब्रस्ट होने की आवाज़ सुन उसने झटके से आंखें खोली। अब उसके हाथ खाली थे। उसकी नज़र अभय के हाथ पर गई, जिसमें उसकी हेयर पिन थी। मन्नत मुंह फुलाते हुए बोली, एबी, आपने मेरा दिल तोड़ दिया। 2 दिन बाद अभय की कार सड़क पर तेज से दौड़ रही थी। इस बीच उसने 4 बार ट्रैफिक रेगुलेशंस ब्रेक किया। 2 बार उसकी कार किसी दूसरी कार से टकराते हुए बची। उसे कोई होश कोई परवाह नहीं थी। फुल स्पीड से कार ड्राइव करते हुए वो बस अपनी मंजिल तक किसी भी हाल में जल्दी जल्दी पहुंचने की बेताब था। उसकी बेचैन और जल्दबाजी का सबूत उसके कांपते हाथ बखूबी दे रहे थे। बस मेरा वेट करो, मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास आने वाला हूँ। उसके कांपते होंठ बड़बड़ाए। अभी उसे ऑफिस गए महज 3 घंटे ही हुए थे कि उसे सर्वेंट ने कॉल कर बताया कि मन्नत के नाक से अचानक खून बहने लगा और बेहोश हो गई। उन्होंने काफ़ी कोशिश की उसे होश में लाने की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था। अभय ने जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल किया। मन्नत की कंडीशन उसका इंतज़ार नहीं कर सकती थी।
मन्नत इस वक्त हॉस्पिटल में थी और अभय बस जल्द से जल्द अपनी लिटिल रोज के पास पहुंचना चाहता था। उसे गुस्सा भी आ रहा था। काश वो उसे अपने साथ ले जाता। डॉक्टर शर्मा से उसकी अभी बात हुई थी। उन्होंने साफ लहजे में बता दिया था अब मन्नत का ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। कितना बड़ा इडियट हूँ मैं। काश मैंने उसकी बात मानी होती। काश उसे अपने साथ ले जाता तो अभी मैं उसके साथ होता। मेरी रोज़ कितनी अकेली होगी। वैसे ही इसे हॉस्पिटल से इतना डर लगता है। आई एम सो एन इडियट। अभय को इस वक्त खुद पर ही बेहद गुस्सा आ रहा था। आखिर लीना ने वो मीटिंग ख़त्म की। जैसे अभय बीच छोड़कर चला गया था। जिससे क्लाइंट बेहद नाराज़ हो गए थे। बड़ी मुश्किल से उसने उन्हें मनाया। फिर वो जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकल गई। कार में उसने मैत्री ओबेरॉय को इस बारे में बताने के लिए कॉल किया। मैं नहीं अभी आ सकती। इस वक्त वो दिया पैलेस में ही है। डोंट वरी मैम, आई विल हैंडल एवरीथिंग। और अभय उन्होंने पूछा। हालांकि वो उसकी हालत होगी क्या अनजान नहीं थी। कॉल आते ही वो एक पल गंवाए बिना चले गए। आप तो जानती हैं उन्हें कैसे फील हो रहा होगा। उसका ख्याल रखना। मैं रात तक आने की कोशिश करती हूँ। भले ही वो आसानी से रोने वालों में से नहीं थी, लेकिन अपने बेटे की हालत सोच उसकी आंखें नम हो गईं। अभय की कार झटके से हॉस्पिटल के बाहर रुकी। अबे पागल है क्या, एक आदमी जोर से चिल्लाया, क्योंकि वो बस अभय की कार के नीचे आने वाला था। अभय जब कार से बाहर आया तब वो इसके करीब जाकर उससे लड़ने की मकसद से ऊपर चिल्लाने लगा। अभय के पास एक सेकंड नहीं था जाया करने के लिए। सॉरी, मैं बाद में कंपनसेशन कर दूंगा। अभी मेरी रोज़ मेरा वेट कर रही है। मुझे जल्दी से उसके पास पहुंचना है। उसने आज पहली बार किसी अनजान से सॉरी कहा था। असल में उसने क्या कहा उसे खुद भी एहसास नहीं था। उसके जहन में बाद में मन्नत ही थी। क्या सॉरी? अभी मैं गाड़ी के नीचे आ जाता। गाड़ी चलानी नहीं आती तो चलाते क्यों हो? अभी बताता हूँ तुझे, उसने अभय की कॉलर पकड़ते हुए कहा। अभय जो कोई मसला नहीं चाहता था, क्योंकि अभी भी इस हालत में नहीं था। उसकी इस हरकत पर उसका दिमाग खराब हो गया। इसलिए नहीं कि उसने उसका कॉलर पकड़ा, इसलिए क्योंकि ये इंसान उसे उसकी लिटिल रोज के पास जाने से रोक रहा था। उसे एक सेकंड इविल गिल्ट से देखकर अभय ने उसका सर पकड़ा, फिर अपनी कार की बोनट पर दे मारा। एक नहीं, दो नहीं, ना जाने कितनी ही बार वो चिल्लाते हुए बोला, कहा ना वो मेरा वेट कर रही है, तो तू क्यों मुझे उसके पास जाने से रोक रहा? भीड़ इकट्ठा हो गई। उन्हें अभय कोई साइको लगा। अभय ने उसे झटक दिया, जिससे वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। उसका पूरा चेहरा खून से सन गया। अभय बिना किसी रहम या गिल्ट से उसके ऊपर से गुजरकर जल्दी से हॉस्पिटल के अंदर चला गया। भीड़ में खड़े कुछ लोगों ने आदमी को उठाकर उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, तो किसी ने पुलिस कॉल पर पूरी सिचुएशन बता दी। इमरजेंसी वार्ड के बाहर इस वक्त बंगलों का मैन बटलर खड़ा घबराहट से चक्कर काट रहा था। रूहान कुर्सी पर बैठा था। उसका रोना रुक ही नहीं रहा था। ज़्यादा लोगों का रहना अलाउ नहीं था, तो बाकी सर्वेंट और गार्ड्स नीचे वेटिंग एरिया में वेट कर रहे थे। उसके जहन में बार बार वो पल घूम रहा था। कितने मज़े से वो और मन्नत बैठकर बात करते थे। अचानक मन्नत का सर उसके कंधे पर लुढ़क गया। चौंक कर जब उसने मन्नत का सर सीधा किया तो उसकी नाक से तेजी से बहता खून उसे होश उड़ गए। उसे बेहाल देख को काँप उठा। कितनी कोशिश की उसने, कितनी आवाज़ें दी, लेकिन मन्नत होश में नहीं आई। प्लीज़ मेरी sis ठीक हो जाए। उसकी ज़ुबान पर बस यही था। रोते हुए बस यही दुआ कर रहा था। किसी की कदमों की आवाज़ सुन दोनों एक साथ सामने देखा तो अभय था, जिसका होलिया बिखरा हुआ था। उसकी शर्ट पसीने से भीगकर उसकी बॉडी से चिपक गई थी। कहाँ है वो? कैसी है वो? उसने भारी आवाज़ में बेचैनी से पूछा। बटलर ने डरते हुए इमरजेंसी के बंद दरवाजे की ओर इशारा कर दिया। फिर से इंतज़ार, उसे फिर इंतज़ार करना होगा। वो दीवार से टिककर खड़ा हो गया। उसका दिल बस मन्नत को देखने के लिए तरस रहा था। बस एक बार वो उसका चेहरा देख ले, फिर उसे सुकून सा जाएगा। हैव टू कंट्रोल माई सेल्फ। इससे उसे ही प्रॉब्लम होगी। वो ही जानता था कैसे उसने खुद को
काबू किया था, वरना वो बिना किसी की परवाह इमरजेंसी में घुस जाता। जैसे ही डोर खोला, सबसे पहले डॉक्टर शर्मा बाहर आए। अभय उसे देखते ही अपना मास्क निकाल कर कुछ कहना चाहा, लेकिन अभय उन्हें और उनकी बात को अनसुना कर वार्ड में जाने लगा। एक नर्स जल्दी से अभय का रास्ता रोकते हुए बोली, सॉरी सर, आप अंदर नहीं जा सकते। अभय ने उन्हें इतनी खूनी नज़र से देखा जैसे अभी उसे मार ही डालेगा। वैसे ही वो बहुत तड़प में था, जिससे उसकी आंखें और ज़्यादा बेजान हो गई थी। नर्स कांप गई। डॉक्टर शर्मा अभय के सामने आते हुए बोले, अभय प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर तुम अंदर गए तो पेशेंट इन्फेक्शन हो जाएगा, इससे उसे ही परेशानी होगी। डॉक्टर शर्मा ने नर्स को अंदर जाने का इशारा किया। वो भी बिना देरी किए जल्दी से वार्ड में चली गई। उसने डोर खोला और उसके अंदर जाते ही डॉक्टर फिर से बंद हो गया। अभय की नज़रें वहीं टिकी थी। उसे बस हल्की सी, बेहद हल्की सी उसकी झलक दिखी। मशीनों के बीच घिरी वो अभय को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। उसने अपनी दिल वाली जगह पर हाथ रखा और फिर से 2 कदम लड़खड़ा गया। अभय, पीछे से किसी ने उसे पकड़ लिया। वो मैत्री ओबेरॉय थी, जिन्हें सुकून नहीं था, इसलिए वो बस बिना कुछ सोचे आ गई। आर्यन पैलेस से हॉस्पिटल ज़्यादा नज़दीक था, इसलिए वो लीना से जल्दी पहुंच गई। उन्होंने अभय को चेयर पर बैठाना चाहा, लेकिन अभय ने उनका हाथ झटक दिया। उसे बहुत पसीना आ रहा था। आई थिंक सडनली ब्लड प्रेशर लो हो गया। डॉक्टर शर्मा ने उसकी कंडीशन देखते हुए अंदाज़ा लगाया। अभय, तुम रिलैक्स हो जाओ, फिर मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस करने हैं। डॉक्टर शर्मा उसके कंधे को थपथपाकर उसे रिलैक्स करने की कोशिश की। उनका एक हाथ उसके सर पर था। वो गहरी सांस लेते हुए बोला, वो ठीक हो जाएगी ना। ये सुनकर डॉक्टर शर्मा खामोश पड़ गए। पहले तुम रिलैक्स हो जाओ, फिर हम इस बारे में बात करते हैं। वो एक डॉक्टर थे, इसलिए अभय की भी हालत समझ रहे थे। अचानक मन्नत को ऐसा देखकर उसका ब्लड प्रेशर लो हो जाना नॉर्मल था। अब था तो वो भी इंसान। अब अगर वो मन्नत की कंडीशन के बारे में उसे एकदम से बताएंगे तो उसे शौक भी लग सकता है। आपसे जो पूछा जाए बताइए। वो ठीक है। उसकी आंखें धुंधली हो गई। उसकी दिमाग की जैसे नसें फट रही थी। आखिर में इतना बोल वो बेहोश हो गया। अभय, मैत्री ओबेरॉय ने रोते हुए उसे पुकारा। अभय को उसी के बंगले वाले वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। डॉक्टर शर्मा ने उसे चेक किया तो वही था। एकदम से उसका ब्लड प्रेशर लो हो गया था। उसका माइंड सेट स्ट्रांग था, वरना अगर कोई कमज़ोर दिल का होता तो उसकी शॉक से या साइलेंट अटैक से जान भी जा सकती थी। डॉक्टर ने, मेरे बेटे को क्या हुआ? वो इतना कमज़ोर तो नहीं है जो ऐसे। डॉक्टर शर्मा ने एक नज़र अभय को देखा, जो इंजेक्शन की वजह से अभी गहरी नींद में था। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, मन्नत, उसके बचने के चांसेस कम हैं। उनकी बात सुन मैत्री ओबेरॉय ने हैरानी से बोली, लेकिन डोनर तो मिल गया है ना। भले ही रूहान उसका हाफ सिविलियन, बट एक चेंज है, पेशेंट बच सकता है। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है। साइंस ने की है, इंसान के शरीर ने नहीं। वो मन्नत इंटरनली बहुत वीक है। उसकी इम्यूनिटी इतनी वीक है कि अगर उसे कोल्ड भी हो जाए तो उसकी बॉडी खुद से उसे रिकवर नहीं कर सकती। उसे बाहर से सप्लीमेंट लेने होते हैं। मैत्री ओबेरॉय को पता चला क्यों मन्नत को हल्का सा कोल्ड भी हो जाए तो वह पागल सा हो जाता था। डॉक्टर शर्मा ने आगे बताया, आप सोच रही होंगी कि मेडिसिन तो हम भी लेते हैं, बट हमारी एंटीबॉडी उस फॉरेन एंटीडेंट के अगेंस्ट वर्क करती है। वी हैव स्टेमिना फॉर दिस। मन्नत की बॉडी ऐसा अच्छे से नहीं कर पाती। ओह, तो इसलिए अभय मन्नत का ऑपरेशन इतना डिले कर रहा था। मैत्री ओबेरॉय ने अभय का चेहरा देखते हुए सवाल किया। हाँ, सही समझा आपने। वो तो वैसे भी मन्नत का ऑपरेशन बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। डोनर तो कुछ वक्त बाद ही मिल गया था, बट अगर हम तब तक ऑपरेशन करते तो ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के चांसेस सिर्फ 5% थे। और अब कितने हैं? अभय ने जिस हिसाब से मन्नत का ख्याल रखा, शायद ही कोई रख पाता। इस हिसाब से अब 20% है। स्टिल आई एम नॉट श्योर मन्नत की बॉडी
इतनी मेजर सर्जरी बियर कर पाएगी। डॉक्टर प्लीज सेव हर। वो इनोसेंट सी बच्ची, उसने बहुत कुछ सहा है, वो बेटर लाइफ डिजर्व करती है। बोलते हुए वो रो पड़ी। डॉक्टर शर्मा अफसोस से सर हिलाते हुए बोले, हमारे पास हर चीज़ अवेलेबल है, बेस्ट मेडिकल फैसिलिटी। अभी कुछ देर में डॉक्टर गैरो भी आ जाएंगे। ही इज़ ऑन द वर्ल्ड बेड डॉक्टर वेस्ट। उन्हें इतने शॉर्ट नोटिस पर अभय आर्यन ही बुला सकता था, बट सबसे इम्पोर्टेंट पेशेंट का कोऑपरेट करना भी ज़रूरी है। ओटी में सिर्फ डॉक्टर ही जा सकते नहीं, पेशेंट की विल पावर भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। डॉक्टर शर्मा, डॉक्टर गैरो आ चुके हैं। वार्ड बॉय अंदर आते हुए बोला, वी विल हैव होप फॉर द बेस्ट। अभय के होश आने के बाद ही हम ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे, लेकिन आप पहले उसे संभालिए। अभय जिस दूर भाग रहा है, अब वो उसके सामने है। उसे डर था कि कहीं मन्नत हार गई तो वो मन्नत को हमेशा के लिए हार जाएगा, बोलकर वो वहाँ से चले गए। मैत्री ओबेरॉय बेड के पास वाली चेयर पर रोते हुए बैठ गई। उन्होंने धीरे से अभय के बड़े और सख्त हाथ पर हाथ रखा। इस वक्त वो बेहद हेल्पलेस फील कर रही थी। आई एम सॉरी बेटा, मैं कभी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाती, पहले भी ना अब। तुम शुरू से बेटर डिजर्व करते थे, और अब जब तुम्हें वो बेटर भी मिला तो इस हाल में। वो अभय के हाथ को धीरे से सहला रही थी। आई मॉम प्लीज़ हेल्प मी, वो लोग मुझे बुली करते हैं। 3 साल का प्यारा सा अभय मैत्री ओबेरॉय का दुपट्टा खींचते हुए उन्हें उम्मीद से देख रहा था। बिखरे हुलिये में भी मैत्री ओबेरॉय बेहद हसीन थी। ए छोड़ो मुझे, क्यों बार बार आ जाती हो? मैत्री ओबेरॉय ने उस छोटे से बच्चे के हाथ से अपना मेला दुपट्टा खींचा, फिर वहाँ से अपने बालों को खुजाते हुए जाने लगी। आप मेरी मॉम हैं, जैसे आदि और अक्षय की मॉम उन्हें प्रोटेक्ट करती हैं, आप क्यों नहीं करती? उसने मासूमियत से शिकायत की और उनके पैरों से लिपट गया। उसकी इस हरकत पर मैत्री ओबेरॉय एकदम गुस्से से आ गई और उन्होंने अपना पैर झटका, जिससे उसके नन्हे हाथों की ग्रिप ढीली पड़ गई, लेकिन वो हार मानने में से नहीं था। उसने एक बार फिर अपनी पकड़ कस ली और मैत्री ओबेरॉय दोनों इस वक्त स्टेयर के आखिरी सीढ़ी पर खड़े थे। धक्का लगने से छोटा सा अभय 3-4 सीढ़ी उछलकर फिर लुढ़कते हुए गिरने लगा। उसे गिरते देख मैत्री ओबेरॉय ताली बजाते हुए बोली, ये तो गिर गया, ये तो गिर गया। वो हंस रही थी जैसे वो पागल हो। गिरने से अभय का एक हाथ टूट गया, जिससे उसके हाथ में रॉड डालनी पड़ी थी, और कुछ वक्त तक उसका बॉडी लेफ्ट पार्ट पैरालाइज रहा, जिससे सबसे उसे और ज़्यादा बुली करने लगे। पृथ्वी आर्यन उस दिन गुस्से से बेकाबू थे। आखिर अभय उनका जायज और चेहरा पोता था, उसकी जायज पोता था। आगे की कहानी जानने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, कमेंट एंड लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड थैंक यू।